हेलो एवरीवन, स्टडी गेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी कीड़ा के नाम से प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। आज की जो वीडियो है वो रिटायरमेंट की एज जो बढ़ा दी है उस पर कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है उसको लेके है। तो कई लोगों ने कमेंट डाला था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ कि ये क्या फ़ायदेमंद है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इससे किस किस को फ़ायदा मिलेगा, क्या स्टेट में भी ये चीज़ें लगेंगी। तो पिछले कुछ टाइम में ये देखा गया है कि स्टेट जो है वो एकदम मिमिक करता है सेंटर को। जैसे अगर आप देखोगे डीए के बारे में, तो डीए की अगर डेट वो सुबह अगर लॉन्च होता है कि हम 3% डीए बढ़ाएंगे, तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे राजस्थान उनमें से एक है, या अपना यूपी भी आई थिंक उनमें से एक है, जो शाम तक ये फैसला ले लेते हैं कि हाँ, जैसा सेंटर ने किया है वैसा ही हम भी स्टेट के अंदर भी लोगों को उतना डीए बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि अगर कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, तो अभी तो ये सिर्फ सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पे है, जिसके अंदर पीएसयूज़ भी शामिल हैं, ठीक है? उसके अलावा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो केवी जो होते हैं, उनके टीचर्स, उनके कर्मचारी भी इसके अंदर शामिल है। ये देखो लिखा हुआ है लास्ट में, अगर आप देखो ऊपर की लाइन देखो। हालाँकि ये फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग ही फैसले ले सकती हैं। उनके पास खुद की पावर्स रहती हैं। तो अब इसमें इन्होंने क्या तर्क दिया है, इन्होंने ये बोला है कि देखो, पिछले टाइम से देखा गया है कि जो एवरेज एज थी वो 61.4 से बढ़ के 72.24 हो गई है। मतलब 72 साल तक ऑन एन एवरेज एक आदमी जीता है। तो बिकॉज उसने इतने लंबे टाइम तक काम किया है, उनको काम का एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना 2 साल उनसे और काम करवाया जाए, ठीक है? और उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा? सरकार को क्या फ़ायदा मिलेगा? पहले तो उनको एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे। दूसरा, नई रिक्रूटमेंट में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, जो पेंशन उनको 2 साल तक देनी पड़ती है, वो 2 साल तक पेंशन लेट शुरू होगी, ठीक है? तो इस हिसाब से उन्होंने ये मंजूरी ली है। उसके अलावा अगर नुकसान की बात करें, तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको नई अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ी कम मिलेंगी, बिकॉज़ 2 साल तक वो, अगर जो ऑलरेडी लोग रिटायर होने वाले हैं, तो वो लोग रिटायर नहीं होंगे, तो वो 2 साल की जो वैकेंसीज़ है वो थोड़ी कम हो जाएँगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ा झटका लगेगा वो लगेगा जो प्रमोशंस हैं, जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट के 2 साल का मतलब होता है बहुत सारा पूरा बैच निकलता है। जैसे आप समझो, अगर मान लो कोई बैच जो है वो किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आप ये मान लो 60 के हिसाब से 1965 का है, ठीक है? तो वो 2025 के अंदर रिटायरमेंट लेगा। मतलब अगर मान लो उनके बैच के अंदर कोई बैच सिलेक्शन जब चलता है, मान लो किसी एक जगह पे टोटल 50 या 60 लड़कों ने सिलेक्शन लिया, तो यूजुअली वो एक ही एज गैप के होते हैं। मतलब कोई 1965 का होगा, कोई 1967 का होगा। तो वो 1-2 साल के अंदर वो पूरा बैच रिटायर हो जाता है, और जो उनसे जूनियर आए होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है। लेकिन अगर 2 साल एज बढ़ा देंगे, तो वो 2 साल का झटका जो है वो आगे तक जाएगा। तो ये नुकसान मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको हो सकता है, और जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे भाई हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको होगा। अगर बात करें ओवरऑल इसकी, तो टेक्निकली ये जो वर्ड बोला गया है कि पेंशन 2 साल कम देनी पड़ेगी, ये एकदम मेरे हिसाब से गलत है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 2 साल के बाद आप उनको रिटायर करोगे, तो 2 इंक्रीमेंट के साथ रिटायर करोगे। उसके बीच में अगर 8th पे कमीशन, 9th पे कमीशन किसी का लग जाता है, तो उसको हिसाब से उस हिसाब से, मतलब 8th पे कमीशन अगर लग जाता है, तो तुमको उस हिसाब से उनको पेंशन देनी पड़ेगी। एक तो ये नुकसान हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, सरकार को। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको मैं बताऊँ कि ज़्यादातर लोग, 80% लोग जो टेक्नोक्रेट से रिलेटेड होते हैं, मतलब अगर रेलवेज़ की बात करें, जो रेलवे में ऑपरेशन डिपार्टमेंट में है, या मैकेनिकल के अंदर है, या इलेक्ट्रिकल के अंदर है, या इन किसी भी डिपार्टमेंट में है, वो सभी लोग रिटायर होने के तुरंत बाद या तो रेलवे को ही जॉइन कर लेते हैं, या रेलवे की बहुत सारी सब्सिडियरी हैं जो उनके पोर्शंस हैं, चाहे अपना एमआरसीएफ हो, चाहे डीएफसीसी हो, चाहे उसके अलावा राइट्स हो, आईआरसीटीसी हो, उनको जॉइन कर लेते हैं। और याद रखना, उनको कोई कमी नहीं होती, तुरंत उनको रिक्रूट कर लेते हैं, ठीक है? तो उसके साथ उनको क्या होता है कि एक तो पेंशन भी मिलती है, और जब वो नई जगह पे जॉइन करते हैं तब भी उनको पैसे मिलते हैं, और आप जॉइन भी करवा लेते हो उनको। तो ज़्यादा ख़ासा कोई सरकार पे बर्डन का कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी अपनी रिटायरमेंट के पास में हाईएस्ट सैलरी लेता है, डेढ़ डेढ़ लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख तक लेते हैं। उसके अंदर उसी पे ग्रेड में आप 3 लोगों को भी रिक्रूट कर सकते हो और काम करवा सकते हो। बाकी सरकार ने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन की होगी, उस हिसाब से सरकार ने ये डिसीज़न लिया है। लेकिन बाकी अगर यंगस्टर्स के लिए बात करें, या बात करें स्टेट की,
तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है, सेम गवर्नमेंट जो सेंटर की है, तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में सेम फैसला ले लें। बट अभी जो लोग काम कर रहे हैं, उनको तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू करना ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर इन 2 सालों के अंदर 8th पे कमीशन आ जाता है, तो 8th पे कमीशन के हिसाब से उनकी सैलरी हो जाएगी और रिटायरमेंट होने के बाद जितनी उनका पेंशन इंक्रीमेंट हो, जितना भी उनका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, उतना उनको उसका हाफ उनको मिलेगा। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन इस पे आती है तो हम ज़रूर लेके आएँगे। टिल देन जुड़े रहें स्टडी किडा से। धन्यवाद।